हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोधि इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज का लेक्चर जो हमारा रहने वाला है, वो बहिर्जनित भूसंचलन यानी कि जो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स को हम देखेंगे। उसके चलते जो कुछ प्रमुख फिनोमिना हैं, जैसे भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड जो है हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनाया जाता है। तो लैंडस्लाइड को अगर डिफाइन करना है, उसके लिए जो अर्थ मूवमेंट आपके दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक्सोजेनेटिक फोर्स के चलते, यानी कि बहिर्जनित बल के चलते जो मूवमेंट हमारा दिखाई दे रहा है, उसको आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे, तभी हम लैंडस्लाइड को भी अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी एक और यहाँ पर हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी में हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में हिम नदी जो निक्षेप है, वहां पर प्रश्न हमारा पूछा गया है। फ्योर्ड तट को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम नदी स्थलाकृतियां, तटीय स्थलाकृतियां, ठीक है, इस आधार पर जितनी प्रमुख लैंडफॉर्म्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और उनसे रिलेटेड 1 से 1.5 पेज में नोट्स अपने पास आ जाएगा। वो टॉपिक डिस्कस हो जाएगा, तो फिर वहां टेंशन एकदम नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट होता है। आज देखो अभी देखेंगे हम लोग कैसे इसको एग्जाम में डील करना है। तो 2 प्रमुख टॉपिक हैं जो यहाँ पर आज डिस्कस होने वाले हैं। इसके पहले हम लोग एक्सोजेनेटिक के पहले इंडोजेनेटिक फोर्स के चलते जो घटनाक्रम है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 वीडियो हो चुके हैं ज्योग्राफी के, उनको भी अच्छे से कर लेना। इसी के आगे की सीरीज में ये आज का लेक्चर होने वाला है। पीछे फिनोमिना में हमने भूकंप समझ लिया, ज्वालामुखी समझ लिया है, सुनामी समझ लिया है, 2 थ्योरी समझ ली हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, इतना कुछ हम लोग पीछे कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने जब वहां पर मैप देखा था, जो चार्ट बनाया हुआ था, अगर ध्यान से चार्ट देखा होगा, तो वहां एक साइड दिया हुआ था अर्थ मूवमेंट में बहिर्जनित भूसंचलन, एक साइड था अंतर्जनित भूसंचलन। यानी कि अंतर्जात, पृथ्वी के नीचे अंतर्जात बल जो कार्य करता है, उसके बाद जो मूवमेंट होता है और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, वो समझ लिया है। आज लेक्चर किस पर है? इंडोजेनेटिक नहीं, एक्सोजेनेटिक पे। तो बहिर्जनित भूसंचलन में हमने वहां पर घटनाक्रम देखा था भूस्खलन, एवलांच भी जिसको बोलते हैं। एवलांच मतलब वही होता है जो हिमस्खलन जो होता है ना, उसको एवलांच बोल दिया जाता है। और भूस्खलन जो है हमारा जो लैंडस्लाइड होता है, सामान्यतः उसको कह दिया जाता है लैंडस्लाइडिंग। लेकिन इसके साथ साथ और भी किस रूप में इसको जाना जाता है, कौन से और से प्रकार होते हैं भूस्खलन के, सब अभी लेक्चर में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, बहिर्जनित जो भूसंचलन है, इसको बोला जाता है डेनुडेशन भी बोलते हैं। अब देखो समझो यहाँ पर ओवरऑल तरीके से हमने देखा कि बहिर्जनित भूसंचलन है, इसका जो प्रोसेस है वो कहलाता है अनाच्छादन, डेनुडेशन। अब इस डेनुडेशन प्रोसेस में 3 पार्ट इसके होते हैं। 3 पार्ट में पूरा इसको समझना है। एक है अपक्षयन, जिसे वेदरिंग बोला जाता है, दूसरा है अपर्दन, जिसे इरोजन बोलते हैं, और तीसरा है वृहद क्षरण, मास वेस्टिंग जो होता है, जहां पर आपको ये हिमस्खलन की घटना, या फिर आप समझ लीजिएगा कि इसको भी हम देखेंगे कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो मास वेस्टिंग की घटना होती है, इसको यहां समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर हमें वेदरिंग प्रोसेस दिखाई देता है। भैया पृथ्वी की सतह के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? जो भी मूवमेंट्स हैं, वो सारे मूवमेंट्स, जैसे कोई चट्टान है, चट्टान बन रही है, टूट रही है, फूट रही है, उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, उसके रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है ना, उसमें जो फिजिकल चेंज आ रहे हैं, उसमें जो केमिकल चेंज आ रहे हैं, उसके पीछे जिम्मेदार है आपका जो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट है ना, जिसको आप ओवरऑल तरीके से बोल देते हैं डेनुडेशन। अब डेनुडेशन का पहला पार्ट है, पहला स्टेप होता है अपक्षयन, यानी कि वेदरिंग जो प्रोसेस होता है। फिर इसके दूसरा जो प्रोसेस होता है इरोजन का प्रोसेस। अपर्दन, अपर्दन का मतलब भी समझ लो चट्टानों का टूटना फूटना ही होता है। ठीक है, अवसादों का, जो आपके अवसाद होते हैं, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यही प्रक्रिया जो कहलाती है वो अपर्दन कहलाती है। और अपक्षयन क्या होता है? जो टूटता फूटता है, लेकिन ये डायनेमिक नहीं होता है, स्टैटिक होता है। तो दोनों प्रोसेस आपके पृथ्वी पर होने वाले मूवमेंट तो हैं, लेकिन एक मूवमेंट जो है एक ही स्थान पर होता है, उसको बोला जाता है वेदरिंग, अपक्षयन। ठीक है, और एक मूवमेंट जो होता है डायनेमिक होता है, यानी कि मूव करती है। जब अवसाद आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, तो वो स्थैतिक ना होकर के गतिक होते हैं, तो उसे ही बोल दिया जाता है अपर्दन। कैसे ही अपर्दन होता है? इसमें जब आप नदी स्थलाकृति आज हम लोग देखेंगे, यानी कि नदी के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स आपके बनाए जा रहे हैं, जो भी स्थलाकृतियां बनाई जा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नदी एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव कर रही है। और उस मूवमेंट के चलते जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि उसके फिजिकल कंपोजिशन में जो चेंजेस हैं, सॉरी, जो केमिकल कंपोजिशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण हो रहा है, वो इरोजन के कारण हो रहा है। नदी के द्वारा जो अपर्दन किया जा रहा है, वहां से जो भी आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, वो यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि अपक्षयन क्या होता है, अपर्दन क्या होता है? तो मोटा मोटा अपक्षयन समझ में आया कि ये स्टैटिक मूवमेंट है, यानी कि स्टैटिक, एक ही जगह पर स्थैतिक प्रोसेस होता है, एक ही जगह पर होने वाला विघटन या वियोजन। ठीक है, या तो चट्टान विघटित हो सकती है या वियोजित हो सकती है, यानी कि या उसमें फिजिकल कोई चेंज दिखाई देगा या केमिकल कोई चेंज दिखाई देगा। वही जब स्टैटिक ना होकर के वो डायनेमिक प्रोसेस हो जाए, तो वो आपका अपर्दन कहलाता है। और ये आपका वृहद क्षरण भी आपका डायनेमिक ही होता है। बस इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि जहां स्लोप होगा और स्लोप के चलते कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा, उसके कारण जो अपर्दन होगा, जो इरोजन होगा, वही प्रोसेस कहलाता है वृहद क्षरण, मास वेस्टिंग। क्लियर? समझ में? तीनों का एक फ्रेमिंग क्लियर हुई।
एक तीनों को लेकर के समझ विकसित हुई। अब समझ के साथ देखते हैं भैया जो वेदरिंग होता है, इस वेदरिंग में 3 प्रोसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, भौतिक क्षय, रासायनिक क्षय और जैविक अपक्षय, ठीक है? तो ये तीनों हमने देखा कि ये वेदरिंग के 3 प्रमुख प्रोसेस होते हैं और इस प्रोसेस के चलते ही मृदा का निर्माण होता है। सॉइल का निर्माण कैसे होता है आओ देखते हैं, बहुत आसान शब्दों में एकदम समझते हैं। देखो भैया, हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर कोई चट्टान हमें दिखाई दे रही, ठीक? कोई बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, ऐसा समझना, ठीक है? अब कोई बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। बोले मौसम में परिवर्तन बहुत सारे होते हैं, जिसके चलते ताप परिवर्तित होता है, दाब बदलता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो मौसम में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिस परिवर्तन के चलते चट्टानों का क्या होता है, विघटन भी हो सकता है, वियोजन भी हो सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना है, वेदरिंग कब होगा, इरोजन कब होगा। वेदरिंग जो होगा, जैसे कहीं एक जगह पर चट्टान है, अब उसमें मौसम के बदलाव के चलते वो चट्टान टूट फूट रही है और टूट फूट के उसमें फिजिकल चेंज हुआ। भाई बड़ी चट्टान थी, छोटी हो गई, फिजिकल चेंज हुआ। अब उसके कंपोजिशन में ही चेंज हो गया, ठीक है? तो उसमें केमिकल चेंज हो गया, कोई रासायनिक चेंज हो गया। तो ये एक ही जगह पर हो रहा है। तो जब एक जगह पर होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग, अपक्षयन। क्लियर हुआ? तो अपक्षयन समझ में आ गया। अब ये जो अपक्षय है, ये अगर आपको कभी भी इसको डिफाइन करना होगा तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि एक स्थैतिक प्रोसेस है और ये मौसम में होने वाले परिवर्तन के बाद चट्टानों का जो विघटन और वियोजन होता है, जिसके चलते मृदा का निर्माण भी हो सकता है, ठीक है? अब मृदा का निर्माण कब होगा, जब भैया चट्टानें असंगठित होती हैं और असंगठित से होकर के वो संगठित चट्टानों में परिवर्तित हो जाएंगी। यानी कि जो चट्टानें हैं वो संगठित हो जाएंगी, टूट कर फूट कर, ऐसा समझो, विघटित होकर वियोजन होकर। शब्द जो है ना, शब्द यही वाले प्रयोग करने हैं, विघटित होकर या वियोजित होकर चट्टानें जब संगठित रूप ले लेती हैं, वही संगठित रूप ही मिट्टी कहलाता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, अभी मृदा का निर्माण हो रहा है, क्लियर तरीके से समझ गए? तो वेदरिंग प्रोसेस में कैसे मृदा का निर्माण हो रहा है, जैसे इस प्रोसेस को समझा दो और इस फिगर को बना दो तुरंत। जब भी वेदरिंग की डिफाइन करो, जैसे अनाच्छादन, डेनुडेशन पर आ गया कि इसको परिभाषित करना है, तो डेनुडेशन पहले प्रोसेस बता दिया कि बहिर्जनित भू संचलन के चलते ही जो आपका ये पूरा प्रक्रिया होती है, जो पृथ्वी पर मूवमेंट होता है, वही आपका डेनुडेशन है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला पार्ट होता है अपक्षयन। अपक्षयन जो है आपका जो वेदरिंग प्रोसेस है, उस वेदरिंग प्रोसेस को समझाया कि भैया ये स्टैटिक प्रोसेस है और इस स्टैटिक प्रोसेस में ही मौसम में जो बदलाव होते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो मौसम में बदलाव दिख रहे हैं, इसके चलते चट्टानें जो टूट रही हैं, फूट रही हैं, विघटित हो रही हैं, वियोजित हो रही हैं, उसके कारण ही आपकी यह प्रक्रिया संपन्न होती है, जो आपकी कहलाती है वेदरिंग अपक्षय। यहां तक पहुंच के फिर धीरे से ये अपक्षय होता कैसे है, ये फिगर बना दिया तुरंत, ठीक है? साइड में धीरे से कॉपी में जहां आंसर लिखो उसमें धीरे से ये फिगर बना देना और ये आंसर आपको एक्स्ट्रा दिलाएगा। कैसे? कोई चट्टान है, वो टूटेगी, पहले गोलास में बदलेगी, फिर वह बजरी में बदलेगी, बजरी के बाद रेत, सिल्ट, चीका, ठीक है? फिर आगे मड में, ठीक? तो इस रूप में ही चट्टानें टूट कर विघटित होकर के और ये रूप लेती हैं और ये विघटन और वियोजन के पश्चात यदि रेत, सिल्क और चीका, इनको मिलाकर ही, रेत, सिल्ट और चीका जो है, इनको मिलाकर ही अगर संगठित रूप में यह निर्माण आपका हो जाता है, तो यही आपका मृदा कहलाती है। सॉइल फॉर्मेशन भी आप बता सकते हो, कैसे मृदा का निर्माण होता है। क्लियर है? समझ में आया कि जो चट्टान है, वो चट्टान कैसे वेदरिंग के बाद, यानी कि वेदरिंग का मतलब ही क्या है, नाम ही उसका रखा गया वेदरिंग। भैया वेदर में होने वाले परिवर्तन के बाद में ही वेदरिंग होती है, ठीक? क्लियर? याद रहेगा आप? तो ये हो गया प्रोसेस पूरा वेदरिंग का। अब वेदरिंग अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा इरोजन समझ लेते हैं कि अपर्दन क्या होता है भैया। देखो भाई, अपर्दन कुछ नहीं है, अपर्दन भी यही है, जैसे चट्टानें विघटित और वियोजित हो रही हैं, उसके बाद जो अवसाद होते हैं, अगर उनका अवसादों का स्थानांतरण हो गया, जैसे मान लो कोई चट्टान टूटी फूटी और कोई नदी आई, ठीक? एग्जाम्पल समझते हैं, कोई चट्टान टूटी फूटी हुई पड़ी थी, वो एक ही जगह पे हो रही थी भैया, है ना? अब मान लो नदी आई, वायु आई, हवा आई, नदी आई, ये सब क्या है, ये सब अपर्दन के कारक हैं, ठीक? बोला जाता है ना कि अपर्दन फैक्टर ऑफ इरोजन कौन से हैं, बोले अपर्दन के कारक यही सब होते हैं कि ये टूटे फूटे अवसाद को, जो वेदरिंग प्रोसेस हुई थी कहीं एक जगह पर, चट्टान टूटी थी भैया, गोलास में बजरी बना हुआ था, इसको उठा करके नदी अपने साथ ले जाती कि नहीं ले जाती है? सुना होगा आपने कि अवसादों को नदियां लेकर जाती हैं अपने साथ, तो कैसे लेकर जाती हैं? वही प्रोसेस ही आपका अपर्दन कहलाता है। यानी कि यह जो चट्टानें हैं विघटित और वियोजित पड़ी हुई हैं, इनको नदियां अपने साथ लेकर जब आगे जाएंगी, तो ये फैक्टर कौन से हो गए, अपर्दन के फैक्टर। यहां से समझ में आ गया कि वायु हो सकती है, नदी भी हो सकती है, ठीक? अभी हम नदी को लेकर चल रहे हैं क्योंकि आज का लेक्चर जो है यहीं से कनेक्ट है, अगला वाला जो टॉपिक है यहीं से कनेक्ट है कि नदियों के द्वारा जो अपर्दन होता है और नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो अपर्दन के द्वारा कैसे होता है। क्योंकि यही चट्टानें जब टूटी हुई होती हैं, यानी कि जब वेदर में चेंज के बाद जब टूट फूट हो रही होती है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उधर से एक नदी आती है, एक फैक्टर है प्रमुख जो अपर्दन का, वो लेकर चली जाती है अपने साथ अवसादों को, फिर आगे क्या क्या बनाएगी, वही सारी स्थलाकृतियां हैं, ठीक? तो रटने की जरूरत तो होगी नहीं। लैंडफॉर्म्स का निर्माण कैसे करेगी, बस लैंडफॉर्म पता होना चाहिए। कोई स्ट्रक्चर नदी के द्वारा बनाया जा रहा है तो उसकी बस इंफॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए कि नदी के द्वारा देखो ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये आपकी स्थलाकृति का निर्माण किया जा रहा है। एग्जाम में आएगा तो स्थलाकृति का नाम और उस स्थलाकृति का फिगर
दो चीजें अगर मेंशन कर दो, फैक्चुअल अगर क्वेश्चन आएगा कैसे बन रही है इसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर पूरा जो भी हम एक्सोजेनेटिक फोर्स के चलते जो भी मूवमेंट हो रहा है वो सब समझ लेंगे, उससे जुड़ा हुआ ही टॉपिक वो फैक्ट भी है। ठीक, बोलते हैं ना कि फैक्ट कैसे याद नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो जाए तो फैक्ट भी याद करने में कठिनाई नहीं है। आज देखो भी पता चल जाएगा कि नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियां जो लैंडफॉर्म्स बनाई जाती हैं वो कैसे याद होती हैं। अब देखो हमने इरोजन समझ लिया है, पर इरोजन कैसे समझ में आया कि चट्टानें जो टूट फूट रही हैं उसके बाद में जो अवसाद हैं उन अवसादों का जो स्थानांतरण हो रहा है, उस स्थानांतरण के प्रोसेस को ही, अवसादों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को, परिवहन को ही, अवसादों के ट्रांसपोर्टेशन को ही क्या कहा जाता है, इरोजन कहा जाता है। और इस इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से होते हैं, कई कारक हो सकते हैं, जिसमें हमने दो कारक तो यहीं पर अभी समझे, कौन कौन से भैया, वायु समझा, वायु समझा, नदी समझा, ये सारे क्या है, ये सब फैक्टर ही हैं। ठीक, और तीसरा मास वेस्टिंग, इसको पहले ही समझ लिया है कि पर्वतीय क्षेत्र है भाई, समझो बात को, अपर्दन ही है ये, बस ये अपर्दन ना होकर, ये कैसा अपर्दन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यहाँ पर अपर्दन के जो फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर ऑफ इरोजन कौन से थे, वायु आपका हो गया, नदी हो गया, ये जरूरी नहीं है। जब कहीं पर ढलान हो गया, आप एक बात समझो, तो यहाँ पर जो 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 भी चट्टानें विघटित होंगी, वियोजित होंगी, उनके एक बात बताइए, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या किसी फैक्टर की, क्या किसी अपर्दन के कारक की जरूरत है, नहीं है। उनके ऊपर तो सीधा सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, क्योंकि भैया ढलान पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है छोटा सा टूट के, तो सीधे सीधे वो तो नीचे जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो बोले वो जो नीचे जाता है उस प्रोसेस को ही मास वेस्टिंग बोला जाता है, और इसी मास वेस्टिंग के अंतर्गत ही हम अभी पढ़ेंगे हिमस्खलन को। ठीक, लैंड स्लाइडिंग। अब बोले देखो हम बोल देते हैं उसको बोलते हैं भूस्खलन, सॉरी भूस्खलन या हिमस्खलन कुछ भी कह दो, हिमस्खलन जो है हमारा कहलाता है एवलांच और भूस्खलन कहलाता है लैंडस्लाइड। ठीक, अब देखो लैंडस्लाइड जो भूस्खलन हम पढ़ने वाले हैं, तो भूस्खलन ऑब्वियस सी बात है कि पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर कोई भी चट्टान विघटित हो रही है, टूट रही है, तो नीचे आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। इस प्रोसेस को कहा जाता है मास वेस्टिंग। अब मास वेस्टिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भूस्खलन को। अब केवल लैंडस्लाइड ही होता है क्या, नहीं होता है, अभी हम जानेंगे कि कहने आसानी से समझने के लिए केवल कह दिया गया भैया लैंड स्लाइडिंग हो रही है, मतलब कोई भी टुकड़ा टूट करके स्लाइड करता हुआ चला रहा है, जबकि ऐसा जरूरी तो है नहीं, वो जो है स्लंपिंग करता हुआ, लुढ़कता हुआ भी तो आ सकता है, तो एक प्रोसेस स्लंपिंग भी कहलाता है। बस समझने के तौर पर आपको कैसे ये समझाया जाता है ये क्लियर हो गया होगा। तो तीनों प्रोसेस यहाँ समझ में आ गए। पहला कौन सा देखा, वेदरिंग समझ में आया क्या होता है भैया, वेदर में होने वाले चेंज के चलते चट्टानें टूटती फूटती हैं, वही कहलाती है वेदरिंग। रिवाइज, फास्ट रिवीजन ऐसे ही है ना। और फिर उसके बाद में बताना है कि जो वेदरिंग कैसे हो रही, चट्टानें टूट के गोलासन बन रही, बजरी और फिर रेत, सिल्ट और चीका मिलकर के मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस में मिट्टी कैसे बन रही है, मृदा कैसे निर्मित हो रही है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन अनाच्छादन प्रक्रिया को समझाइए, एक सीधा क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है। मान लो अनाच्छादन को ना पूछ करके उसने वेदरिंग ही पूछ दिया, अपक्षयन को पूछ दिया, समझाओ भैया, या मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया पर क्वेश्चन आ गया। ठीक, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हर एक पर अपने आप को ब्रेन को ट्रेन करते हुए चलना है यहाँ पर, कि किसी भी प्रोसेस पर क्वेश्चन आएगा, हमारे पास ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, उस पर कॉन्सेप्चुअल समझ होनी चाहिए अपने पास। तो यहाँ से पहला प्रोसेस वेदरिंग समझा, दूसरा इरोजन। बोले इरोजन कुछ नहीं है, यही आपका स्टैटिक जो पोर्शन, स्टैटिक जो प्रोसेस था, यही अगर डायनेमिक प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि जो चट्टानें टूटी फूटी हुई पड़ी थी, यही अवसाद जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण इनका हो जाएगा, तो वही प्रक्रिया पूरी इरोजन कहलाएगी। और ये इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ फैक्टर्स, वो फैक्टर्स अभी देख लेंगे। फिर तीसरा है मास वेस्टिंग। वृहद क्षरण क्या होता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, अपर्दन यानी स्थानांतरण जो हो रहा है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई फैक्टर्स हो। यहाँ काम करता है ढलान होने की वजह से पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही जो आपका मूवमेंट दिखाई देगा, डायनेमिक प्रोसेस ये भी होता है, यानी कि ये जो अपर्दन होता है, ये प्रक्रिया कहलाती है मास वेस्टिंग। क्लियर, समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ। अब देखो अनाच्छादन क्या होता है, अगर परिभाषित ही करने को आ जाएगा तो अनाच्छादन के लिए एटलीस्ट एक परिभाषा होनी चाहिए ना, सटीक परिभाषा। जैसे बहिर्जनित जो भूसंचलन होता है, जो एक्सोजेनेटिक फोर्स के चलते जो अर्थ मूवमेंट होता है, इससे जो संबंधित ही एक प्रोसेस होता है, जिसमें आपका अपक्षय भी आता है, अपर्दन भी आता है और वृहद क्षरण आता है। यही बोला ना, यही तीन प्रमुख पार्ट होते हैं डेनुडेशन के। और इस डेनुडेशन यानी कि अनाच्छादन के अंतर्गत ही अपक्षय आपको बता देना है, अपर्दन बता देना है, वृहद क्षरण बता देना है। और जब अपक्षय बताओ तो इस फिगर को साइड में बता दो, और जब अपर्दन बताओ तो उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना अपर्दन के लिए, ये देखो दिए हुए हैं, नदी, पवने, समुद्री तरंग या हिमनद, कोई भी हो सकते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अवसादों को स्थानांतरण के लिए। क्लियर। तीसरा वृहद क्षरण था। अब भैया वृहद क्षरण में क्या होता है, भूस्खलन को समझना होता है। अभी भूस्खलन को बहुत डिटेल से समझेंगे। बोले ना मास वेस्टिंग का प्रमुख प्रकार भूस्खलन, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें स्लाइडिंग भी होती है, स्लंपिंग भी, रॉकफॉल भी बोलते हैं, मड फ्लो भी बोल देते हैं। ठीक, स्लंपिंग मतलब होता है देखो लुढ़कना, कोई पत्थर टूट करके, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते स्लाइड करता हुआ आता है, तो उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। और इसीलिए भूस्खलन का
आसान शब्दों में नाम लैंड स्लाइडिंग रख दिया गया। अब लैंड स्लंपिंग भी तो बोला जा सकता था, लेकिन ठीक है, समझ गए तुम। लैंड स्लाइडिंग मतलब कुछ भी हो रहा होता है, वहां पे स्लंपिंग भी कभी-कभी देखते होगे, पत्थर टुकड़ा लुढ़कता हुआ चला आ रहा है, तो लैंड स्लंपिंग हो रही है भूस्खलन ही हुआ। ठीक, क्लियर है, भूस्खलन नहीं, बस ये प्रकार होते हैं, स्लाइडिंग भी होता है, स्लंपिंग भी होता है, रॉकफॉल भी हो जाता है, मड फ्लो भी हो जाता है। ये अलग-अलग प्रकार हैं, समझने के स्तर पर आप यहाँ पर जान लो। तो भूस्खलन जो लैंडस्लाइड है, आपको परिभाषित करना होगा, तो कैसे परिभाषित करोगे? अब तो आसानी से कर दोगे ना, कि बहिर्जनित संचलन के चलते जो आपका वृहद क्षरण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी आपका अपर्दन की क्रिया हो रही है, वही आपका मास वेस्टिंग कहलाता है। इसका ही प्रमुख भाग, इसको ही प्रमुख रूप से भूस्खलन के रूप में जाना जाता है। ठीक, समझ में आया? तो परिभाषा लिखना आसान है। परिभाषा लिखना आसान इसलिए है क्योंकि समझ गए हो भाई, उस चार्ट को ही अगर अच्छे से कर लिया, उस चार्ट से पूरा जियोमॉर्फोलॉजी ही क्लियर हो जाता है। ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब इसके प्रकार जो समझे, बताया ना कि भूस्खलन को लैंडस्लाइड के रूप में खाली कह दिया गया है आपकी जानकारी को सुगम बनाने के लिए, लेकिन होता ये प्रमुख रूप से देखो 4 तरीके से दिखाई देता है। लैंड स्लाइडिंग भी दिखाई देगी, लैंड स्लंपिंग भी दिखाई देगी, फॉल भी आपको दिखाई देगा, फ्लो भी दिखाई देगा, रॉक फॉल भी दिखाई देगा, मड फ्लो भी दिखाई देगा। ठीक, तो ये 4 प्रकार से हमें जो है लैंडस्लाइडिंग दिखाई देती है। अब आते हैं कारणों पर, प्रमुख रूप से भाई इसके क्या कारण हैं। अब ज्योग्राफी के अंतर्गत याद रखो, यहाँ पर जब जीएस 1 में पढ़ो, जब जीएस 1 में भूस्खलन पढ़ने जा रहे हो, लैंडस्लाइडिंग पढ़ने जा रहे हो, तो फोकस कहां पर रखना है? इसके जो प्राकृतिक कारण होते हैं। क्यों भैया? क्योंकि जो मानव जनित कारण होते हैं, इनको जीएस 3 में ज्यादा डिस्क्राइब तरीके अच्छे से करना होता है। यहाँ पर आप जब भी लैंडस्लाइडिंग के रीजंस पर जाओगे, तो जो नेचुरल कॉज होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से बताना है। बस एक छोटा सा पैरा बता देना है कि देखो आजकल जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं, उसमें कुछ मानव जनित फैक्टर भी हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे जो समस्थैतिक संतुलन, याद आया? क्या याद आया? समस्थैतिक, आइसोस्टैटिक जो संतुलन है, बैलेंस है, बिगड़ता है। नेचर जो है अपना समस्थैतिक संतुलन को प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन इतना संतुलन खराब कर दिया जाता है मानव के द्वारा। नेचुरली जो होता है उसको तो संतुलित बैलेंस बनाने का प्रयास करती है, लेकिन मानव के द्वारा जो बैलेंस खराब किया जाता है, और कैसे खराब किया जा रहा है? वृक्ष काट रहा है, लैंड पैटर्न चेंज कर रहा है, नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण कर रहा है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नई नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास कर रहा है, जिससे वो कर क्या रहा है? ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो उस समस्थैतिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण वहां लैंडस्लाइडिंग जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, भूस्खलन देखने को मिलता है उस स्थान विशेष पर। ये जो जीएस 3 वाला पार्ट है, इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो छोटे से पैराग्राफ में, लेकिन ज्यादा फोकस अपने को कहाँ रखना है जीएस 1 का पेपर जब करना है? ये वाले पार्ट पर, जो नेचुरल काजेज होते हैं। नेचुरल काजेज में पहला भू आकृतिक जो कारण है, देखो भाई समझो, यहाँ पर भू आकृतिक कारण में सबसे पहले बताओ भू संचलन ही है। ठीक, अब भू संचलन में होता क्या है? भू संचलन मतलब अर्थ मूवमेंट। तो प्राकृतिक कारण में जो अर्थ मूवमेंट है, उस अर्थ मूवमेंट में बहिर्जनित भी हो सकता है, अंतर्जनित भी हो सकता है। सॉरी, देखो जो अर्थ मूवमेंट होता है, यानी कि हमने कारण अभी जानने हैं। ठीक, हमें कारण जानने हैं कि जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है उसके कारण में जो अर्थ मूवमेंट है, अर्थ मूवमेंट कैसे हो रहा है? एक तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं बहिर्जनित, और अंतर्जनित भी होता है। यानी कि क्या? अंतर्जनित जो इंडोजेनेटिक फोर्स है, क्या उसके कारण भी यहाँ पर भूस्खलन आ सकता है? बोले अभी आ सकता है, अभी समझ लेते हैं। पहले एक्सोजेनेटिक पर देखते हैं। एक्सोजेनेटिक क्या हो रहा है? वही मास वेस्टिंग वाला जो प्रोसेस है कि चट्टानें जब असंगठित होकर के टूटती हैं, तो पर्वतीय ढाल से जब नीचे गिरती हुई आती हैं, तो वही आपका बहिर्जनित भू संचलन के कारण या बहिर्जनित बल के कारण आपका जो भू संचलन अर्थ मूवमेंट हो रहा है, वही आपका भूस्खलन कहलाता है। एक कारण ये हो गया। दूसरा, अंतर्जनित बल के कारण कब हो सकता है? देखो अंतर्जनित बल के कारण जब भूकंप आ रहा होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में, कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है मान लीजिए, तो उस पर्वतीय क्षेत्र में अगर एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण वहां पर भूकंप आता है, तो क्या भूकंप के बाद में वहां लैंडस्लाइडिंग नहीं हो सकती है? बोले हो सकती है। तो बोले दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो नेचर में आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स और एंडोजेनेटिक फोर्स दोनों ही आपके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये एक्सोजेनेटिक वाला, जहां पर अर्थ मूवमेंट होता है, चट्टानें असंगठित होकर के जब टूटती हैं, टूट करके ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते चट्टानों के टुकड़े स्लाइड करते हुए, स्लंप करते हुए, फॉल करते हुए, फ्लो करते हुए नीचे आते हैं, तो वो घटना कहलाती है आपकी भूस्खलन। प्रमुख रूप से यही जिम्मेदार। लेकिन क्या अकेले यही जिम्मेदार है? बोले इसके अलावा देखो कहां ज्यादा हो सकता है, कहां कम। ये होते हैं फैक्टर वो जो इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, भूस्खलन की घटना को जो इंटेंसिटी को बढ़ाने वाले काम करते हैं, वो भी शामिल जरूर करने हैं। कैसे? चट्टानें अगर संगठित हैं या अवसंरचना उनकी मुलायम है, यानी कि चट्टानों का कंपोजिशन अगर कमजोर है, मुलायम है, या वहां पर अवसादी चट्टानें हैं, तो बताओ यार वहां पर जो लैंडस्लाइडिंग होगी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? आसानी से टूट जाएंगी वो चट्टानें, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? स्लाइड करते हुए, स्लम करते हुए नीचे आएंगी। तो बोले देखो चट्टानों की संरचना पर भी डिपेंड करता है, यानी कि एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है, और ये बेसिकली हो क्या सकता है? ये एक इंटेंसिटी बढ़ाने वाला काम करेगा। समझ में आया?
उसके बाद में ढाल की लंबाई और तीव्रता। देखो ढाल जो है उसकी लंबाई अगर ज्यादा होगी, तीव्रता अगर ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है लैंडस्लाइडिंग इफेक्ट भी वहां पर ज्यादा होगा। क्लियर? बोले ना इसका जो इफेक्ट है कौन बढ़ाने वाले कारक हो सकते हैं वो भी जरूर शामिल करने हैं। जैसे जब लैंडस्लाइडिंग लिखो तो उसके कारणों में प्रमुख रूप से देखो नेचुरल काजेस में आपको पहला फैक्टर तो वही वाला बताना है यार, एक्सो वाला जो बताया ना ऊपर, मास वेस्टिंग वाला जो प्रोसेस है पूरा, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चट्टानें असंगठित होकर टूटती हैं, टूटकर जो नीचे आती है वही मूवमेंट अपना पूरा कारण जिम्मेदार होता है, जो बहिर्जनित बल है वही जिम्मेदार होता है पूरा का पूरा, जो अपरदन प्रोसेस होता है ना उसी के कारण पूरा का पूरा आपको दिखाई देता है लैंडस्लाइडिंग। दूसरा है अंतर्जनित बल भी है, हाँ भाई जहां भूकंप आएगा वहां भी आ सकता है। तीसरा आपने बताया इंटेंसिटी को बढ़ाने वाले, एक तो मान लो चट्टानें ऐसी हैं जो अवसादी हैं या कम संगठित हैं, ठीक है, असंगठित चट्टानें हैं तो वहां ज्यादा जल्दी से चट्टानें टूटेंगी और ज्यादा तेजी से नीचे गिरती हुई जाएंगी, तो वहां लैंड स्लाइडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, ये इंटेंसिटी बढ़ा सकता है। चौथा भैया अगर मान लो ढाल और तीव्रता ज्यादा है उस पर्वतीय क्षेत्र की तो वहां भी लैंड स्लाइडिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। बोले ये प्रमुख कारण है। इसके अलावा क्या बता सकते हो, मौसम जनित कारण भी हो सकता है। मौसम जनित कारण में ये है कि भाई किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर आपने देखा होगा बादल फटने की अगर घटना हो जाती है तो बादल फटने के कारण तेजी से तीव्र वर्षा होगी और वर्षा के चलते भी वहां पर जो लैंड्स होते हैं उनमें स्लाइडिंग होने के, स्लंपिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? चट्टानों के टूटने के चलते या चट्टानें असंगठित होकर वहां भी टूटकर नीचे गिर सकती हैं, तो वहां भी भूस्खलन की घटना हो सकती है, ये मौसम जनित कारण होता है। तो बादल टूटने के बाद भी यह लैंड स्लाइडिंग की घटना हो सकती है। क्लियर? समझ में आया? तो कारणों में आपको नेचुरल कॉजेस पर ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद जो मैन मेड है, मानव जनित कारण है, ये हम पहले ही समझ लिए कि भैया मानव जनित कारण भी हो सकते हैं कहीं पर भूस्खलन के आने के। ठीक? भूस्खलन समझ में आया, भूस्खलन के कारण समझ में आए। अब इस पर देखो जैसे एक क्वेश्चन आया, ठीक, ये जैसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आया था कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा, क्या कारण है कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा हिमालय पर भूस्खलन की घटना अधिक होती है? बोलो बोलो भैया हिमालय के क्षेत्र में भूस्खलन ज्यादा क्यों आते हैं? आप ये अगर कारण समझ गए हो आप उसको सीधा सीधा समझाओ। देखो पश्चिमी घाट जो है वहां पर क्या नहीं है, या फिर सीधा क्वेश्चन यही है कारणों पर, क्वेश्चन कारणों पर है कि हिमालयी क्षेत्र में भैया क्यों आते हैं हिमस्खलन, इतनी घटनाएं क्यों होती हैं, इतनी लैंडस्लाइडिंग क्यों होती है? रीजन वही कि वहां पर पर्वतीय ढाल है और चट्टानें असंगठित होकर नीचे आती हैं। दूसरी बात भूकंपीय घटना भी होती है क्योंकि प्लेट हमें पता है, प्लेट टेक्टोनिक्स हमें पता है कि इस क्षेत्र में महाद्वीपीय महाद्वीपीय क्या हो रहा है, अभिसारी प्लेट संचलन हो रहा है। तो एक तो ये हमने देखा। दूसरा तीसरा आपको बताना है कि यहाँ पर अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं, फिर यहाँ ढाल की लंबाई और तीव्रता भी अधिक है। ठीक, तो ये सारे फैक्टर मिलते हैं कहाँ पर? हिमालयी क्षेत्र में। बोले जब सारे फैक्टर मिल रहे हैं, सारे रीजंस जो हिमस्खलन के लिए या भूस्खलन के लिए जरूरी होते हैं वो सारे अगर हमें हिमालयी क्षेत्र में मिलेंगे तो हिमालयी क्षेत्र में आएगा ना भूस्खलन, पश्चिमी घाट में तो आएगा नहीं। बोले बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर तो भैया ढाल भी मंद है इस क्षेत्र की, ठीक है, और ना ही यहाँ अवसादी चट्टानें मिलती हैं, तो ये सारे फैक्टर हैं जो इंटेंसिटी को भी कमजोर करते हैं और ना ही यहाँ पर कोई मूवमेंट आपको दिखाई देता है, प्लेट टेक्टोनिक कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो जो हमें वहाँ हिमालयी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से ही लैंड स्लाइडिंग की जो घटनाएं होती हैं अक्सर आपने देखा होगा नॉर्थ में यानी कि हिमालयी क्षेत्र में ये ज्यादा दिखाई देती हैं। ठीक, तो सारे रीजंस वाले फैक्टर पर काम करना है अच्छे से और आप इजीली इसको डिफाइन कर पाओगे। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर अपना। अब आ चुका है नदी स्थलाकृति, और नदी स्थलाकृति को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो इरोजन वाला पार्ट है ना, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि अपरदन के कारक, अपरदन के कारक में कौन से थे? नदी थी, समुद्री तरंगे थी, पवने थी, उसी में नदी के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण किया जा रहा है उनको भी हम एक एक करके समझ लेंगे कि अपरदन के फलस्वरूप कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं जिनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो नदियों के द्वारा अपरदन, परिवहन और निक्षेपण तीनों कार्य किए जाते हैं, तीनों प्रोसेस हैं। ठीक, अब अपरदनात्मक जो कार्य किया जाता है इसको पहले समझते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में समझो, और जो आसान शब्दों में अगर समझ लोगे तो उसके बाद जो किताबी भाषा में बात कही जाती है वो समझनी बिल्कुल कठिनाई उसमें नहीं होगी, क्योंकि किताबी भाषा में जैसे नदी के द्वारा अपरदनात्मक कार्य कौन कौन से किए जाते हैं, यानी कि इरोजनल जो वर्क किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है, एक ऐसे ही कॉमन सेंस तरीके से समझने की कोशिश करना, अभी समझ में आ जाएगा जो चीजें यहाँ पर दी हुई है। जैसे नदी जो उद्गम क्षेत्र से निकलती है, जैसे किसी भी पॉइंट से निकलती है, एग्जाम्पल के तौर पर गंगा नदी का उद्गम हो रहा है, तो गंगा नदी का उद्गम जिस क्षेत्र से हो रहा है तो उस क्षेत्र में जो इरोजन किया जाता है नदी के द्वारा उसको बोला जाता है शीर्षवर्ती, है ना। शीर्ष पर किसी स्थान से नदी किसी ग्लेशियर से निकल रही है तो वहां पर जो अपरदन किया जा रहा है नदी के द्वारा, वहां पर जो तोड़ फोड़ की जा रही है ऐसे समझो, ठीक, विघटन या वियोजन किया जा रहा है, तो उसके बाद जो उस अपरदन को नाम दिया जाता है हेडवेव, ठीक, शीर्षवर्ती अपरदन। अब वो शीर्षवर्ती जो अपरदन होता है उसमें नदी जो अपरदन करती है, इरोजन करती है, उसके बाद अपनी नदी घाटी की लंबाई को बढ़ा लेती है, क्योंकि एक नई नदी में वह स्वरूप मिलता भी है, एक नई नदी में वह मिल भी जाती है, दूसरा उस नदी की लंबाई, नदी की घाटी की लंबाई भी बढ़ाने का कार्य करती है। तो लेंथ बढ़ाने का कार्य कहां पर कर रही है? शुरुआती दौर में
क्योंकि लेंथ बढ़ाने का कार्य करेगी तभी वो नदी आगे के क्षेत्र में भी तो फ्लो करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? तो बोले जो हेड वेव इरोजन होता है, हेड वेव इरोजन के बाद ही, उस अपरदन के बाद ही नदी घाटी की लंबाई बढ़ती है, फिर नदी आगे बढ़ती हुई ढाल पर आती है। अब भैया नदी उस क्षेत्र से निकली जहां उद्गम क्षेत्र है, उससे निकलते हुए पर्वत की ढाल पर आ रही। देखो जैसे यहाँ से उद्गम हुआ, अब इसके बाद अब पर्वत की ढाल पर आ चुकी है। पर्वत की ढाल पर जैसे ही आएगी तो वहां पर ऊर्ध्वाधर अपरदन होगा, क्योंकि यहाँ पर नदी की गति बहुत तेज होगी। समझने की कोशिश करना, नदी जब निकल ही रही है, निकलने के बाद तुरंत नदी का फ्लो जो होगा बहुत तेज होगा कि नहीं होगा, स्पीड बहुत तेज होगी। तो जितनी तेजी से स्पीड होगी, बोले इस क्षेत्र में जैसे ही नदी तेजी से जब आएगी, बहुत तेज स्पीड के साथ, आपने देखा होगा कि पत्थरों पर काटती कि नहीं काटती है, बोले सामने वाली घाटी जो है उसमें गहराई करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो घाटी की जो गहराई है वो कहां पर बढ़ती है? जब ऊर्ध्वाधर अपरदन होता है, और वो कहां पर होता है? पर्वतीय ढाल पर होता है। अब बोले नदी भैया इस पर्वतीय ढाल से हमें समझ में आया कि चलती हुई अब नीचे आ चुकी है, मैदानी क्षेत्र के पास आ चुकी है। बोले जैसे अपवाह मार्ग पर अपने आती है तो यहाँ क्षैतिज अपरदन होता है। यहाँ नदी का वेग भी कम हो जाएगा, जल का वेग कम हो जाएगा। तो अब नदी जो है अपनी घाटी को चौड़ा करना यानी कि फैलना शुरू कर देगी। पहले तो गहरी करेगी घाटी को। गहरी क्यों करेगी? क्योंकि वेग बहुत ज्यादा है तो तोड़ देगी पत्थरों को। और जैसे ही आगे पर्वतीय क्षेत्र से आगे बढ़ के कहाँ आ गई? मैदानी क्षेत्र में आ गई। तो मैदानी क्षेत्र में आकर के चौड़ाई बढ़ाना शुरू करेगी अपनी घाटी की। ठीक है, तो क्षैतिज अपरदन यहाँ पर होगा, और क्षैतिज अपरदन होने के कारण यहाँ चौड़ी होती चली जाती है नदियां। ठीक समझ में आया? फिर नदियां आगे जाकर के कैसे? निक्षेपण। अभी शुरुआती दौर में अपरदन हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में इरोजन के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद नदी जब मैदानी क्षेत्र में आगे बढ़ने लगती है तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। फिर निक्षेपण, अपने साथ जो अवसाद लेकर आ रही है, तोड़ फोड़ करते हुए अपने साथ कुछ तो लेकर आ रही है कि नहीं आ रही है? भैया अवसाद लेकर आ ही रही है। हमने देखा है कि इरोजन में प्रोसेस यही है, फैक्टर यही है कि चट्टाने जो टूट फूट रही थी उसमें नदियां जो है अपने साथ अवसाद लेकर आगे जा रही थी। यही अवसाद लेकर आगे जो जमा करते हुए जाती हैं, बहुत सारे भाबर खादर, ये सब देखा होगा, आगे निर्माण होता रहेगा। फिर आगे लास्ट में मुहाने पर जाकर डेल्टा का निर्माण करेंगी। प्रोसेस समझ में आया पूरा, कि नदी का उद्गम से लेकर के मुहाने तक का पूरा प्रोसेस समझ लिया यहीं पर हमने। अब आगे चलते हैं कि बीच में कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। ये प्रोसेस का है समझाया गया पूरा। इसका जो अपरदनात्मक कार्य है, इरोजन वाला जो वर्क है, उसके वर्क को समझ लो, नदी के काम को समझ लो। काम क्या समझ में आया? बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ? यही तो लिखा हुआ है, उद्गम क्षेत्र में जो शीर्षवर्ती अपरदन होता है, इसके कारण नदी घाटी की लंबाई। अब नदी घाटी की लंबाई नहीं बढ़ेगी तो नदी आगे बढ़ेगी कैसे? तो बोले हेड वेव जो इरोजन करते हुए नदियां आगे बढ़ती हैं। फिर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अपरदन इरोजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है समझते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्र में थी तो पर्वतीय क्षेत्र में नदियां की स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने के कारण घाटी की गहराई को बढ़ाती हैं। ठीक है, घाटी की गहराई को बढ़ाते हुए जैसे आगे आएंगे तीव्रता कम होगी, अपवाह क्षेत्र में नीचे पहुंची, मैदानी क्षेत्र में पहुंचते ही यहाँ पर इनकी घाटी जो है चौड़ी होगी। चूंकि स्पीड कम है तो ये क्षैतिज अपरदन करना शुरू कर देंगे। ठीक, क्षैतिज रूप में अपरदन करना शुरू कर देंगे। वर्टिकल अपरदन शुरू हो जाएगा यहाँ पर, वर्टिकल इरोजन, जिसके कारण घाटी की चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही इनका पूरा अपरदन का कार्य होता है। कैसे कार्य करती है समझ में आ गया होगा। अब इनका प्रोसेस क्या है, क्रिया क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जल गति जो क्रिया होती है, यानी कि नदियों का वेग बहुत अधिक होता है, तो शुरुआती दौर में जल गति क्रिया होती है। इसके आगे अपघर्षण होता है। यानी कि अपघर्षण क्या है? नदी, उस नदी का जल और जो अवसाद हैं ये तोड़ना फोड़ना शुरू करते हैं। उस प्रोसेस को ही बोला जाता है अपघर्षण। इसको भी समझ लिया था यार। तीन प्रोसेस होते हैं। एक तो जलगति क्रिया होती है, यानी कि जल का जब वेग अधिक होता है, नदी का जब वेग अधिक होता है तो उसके चलते अपरदन होता है। पहला अपरदन कब होता है? नदी का जब शुरुआती दौर में बताया ना, ढाल पर वेग बहुत ज्यादा होता है। फिर दूसरा बताया कि नदी और अवसादों के कारण भी जो इरोजन है बहुत ज्यादा होता है, उसको कोरेजन बोलते हैं। कोरेजन में क्या है? नदी का जल और अवसाद दोनों मिलकर के क्या करते हैं? इन दोनों के द्वारा ही जो भी अपरदन किया जाता है, सबसे ज्यादा अपरदन यही इन्हीं के द्वारा होता है, अवसादों के द्वारा और नदी के जल के द्वारा। तीसरा अपरदन अवसाद अवसाद टकराकर भी आपस में करते हैं, तो अवसादों की टकराहट से भी एक अपरदन होता है जिसको शन्नी घर्षण बोला जाता है। पीटी के स्तर पर भी कभी कभी पूछ दिया जाता है अब घर्षण क्या होता है, शन्नी घर्षण क्या होता है, और जलगति क्रिया होती है। और ये अपरदन की क्रिया में ही होने वाली सारे प्रोसेस है। पूरे अपरदनात्मक जो क्रिया होती है उसमें जो जो घटनाएं हो रही है, सबसे पहले देखा जलगति क्रिया जो होती है उसमें जो नदी है उसका वेग बहुत अधिक होता है। वहां पर अपघर्षण क्या होता है? नदी और अवसाद जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को अवसाद बोला जाता है। तो नदी और अवसादों के द्वारा ही जो आपका विघटन या वियोजन हो रहा है, ये जो अपरदन हो रहा है, उसी को अपघर्षण बोला जाता है। ठीक है, कोरेजन जिसको बोलते हैं। तीसरा है सन्नी घर्षण, एट्रिशन जो होता है। अब देखो ये जो होता है अवसादों की जब टक्कर होती है आपस में, जो सन्नी घर्षण कहलाता है। क्लियर, समझ में आया? तो अब इरोजन समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने नदी के द्वारा जो इरोजन किया जा रहा है उसके प्रोसेस को पूरा समझ लिया है, कैसे नदियों के द्वारा अपरदन किया जाता है। इस पूरे अपरदन को समझा। अब इस अपरदन के बाद कौन कौन से लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, ये है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं सीधा फैक्चुअल है। अब इस फैक्चुअल वाली इंफॉर्मेशन को यहां समझ जाएंगे अगर, तो ये फैक्ट हो जाएगा बहुत बेहद आसान हमारे लिए। फैक्ट क्या है? सबसे पहला फैक्ट है वी आकार की घाटी। देखो
नदियां जब आगे बढ़ती हैं, और बिल्कुल आसानी से समझना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी इस पीडीएफ में जो चीजें लिखी हुई हैं, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी कि लेक्चर करने के बाद कुछ भी लिखा हुआ समझ में ना आए। समझ में सब आएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि लेक्चर के माध्यम से आप रिवीजन करना चाहो तो ऐसे रिवीजन कर लो, पहले नॉर्मल स्पीड पे भी सुन सकते हो, या स्पीड में सुनना चाहो स्पीड में सुन लो, फिर इसको 2x की स्पीड में लगाना है और खटाखट पीडीएफ को रख करके सामने खटाखट रिवीजन मारना है। ठीक, यही एक तरीका है इसका। 2 से 3 रिवीजन कर लोगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। सबसे पहली जो स्थलाकृति दी है इरोजन के बाद, पहले देखेंगे इरोजन के माध्यम से, क्योंकि नदी पहले जब ऊंचाई से नदी जब पहले ऊंचाई से चल रही है, ऊंचाई से आ रही है, तो सबसे पहले तो इरोजन ही कर रही, अपरदन ही कर रही है। तो बोले अपरदन के फलस्वरूप कौन कौन सी है लैंडफॉर्म जिनका निर्माण कर रही है, कुछ तो बना रही होगी। बोले हाँ बिल्कुल बना रही होगी, ऐसे बिना बनाए कैसे आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है वी आकार की घाटी बनाती है वो। अब बोले ये वी आकार की घाटी क्या है, इसको जरा बताओ। समझते हैं एक चीज को। देखो ये जो फिगर है ये बन के क्या दिखाई दे रहा होगा, नदी जैसे ऊंचाई से ऊपर आ रही है, और शुरुआती दौर में हमने देखा कि नदी का वेग बहुत ज्यादा होता है, तो वेग होने के कारण ऊर्ध्वाधर अपर्दन करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो अपर्दन करती है, हॉरिजॉन्टल इरोजन के चलते, एक बात बताइए, स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो घाटी को तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी, गहराई बढ़ाएगी। बोले बिल्कुल बढ़ाएगी। तो ये गहरी गहरी जो घाटी होती है, जो गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती है शुरुआती दौर में, वही घाटियां कहलाती हैं वी आकार की, चूंकि उनका शेप कैसा होता है, वी आकार का शेप होता है। ठीक, समझना। तो शुरुआती दौर में नदियों का जल जो गहरी घाटी बनाता है वो वी आकार का शेप बनाती है। ठीक, अब एक चीज और समझना, यहीं से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि ऊर्ध्वाधर अपर्दन के कारण जो गहरी घाटियों का निर्माण किया जाता है नदियों के द्वारा, वही स्थलाकृति कहलाती है वी आकार की घाटी। लेकिन यही वी आकार की घाटी की गहराई जब और ज्यादा हो जाती है, यानी कि यही वी आकार की घाटी, नदियों का वेग बहुत ज्यादा है, तो ये जो वी आकार की घाटी है ये बन जाती है और गहरी, तो ये हो जाती है आई आकार की घाटी। कैसी हो जाती है, आई आकार की घाटी। ग्रैंड कैनियन जो कहलाती है, आपने पढ़ी भी होगी नॉर्थ अमेरिका में, ग्रैंड कैनियन की घाटी जो आई आकार की घाटी भी कहलाती है। ठीक, तो आई आकार की घाटी कब बनती है, समझ में आया। जैसे नदी ऊपर से आ रही है, फ्लो बहुत तेज है, अब घाटी को तोड़ा तो पहले तो भैया वो बनाएगी वी आकार की घाटी, पहले उसने वी आकार की घाटी बना दी। ठीक, अब बोले वी आकार की घाटी के साथ गहराई और ज्यादा बढ़ गई और नदियों का वेग और ज्यादा तेज था उस नदी का, तो बोले इसी वी आकार की घाटी और गहरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आई आकार की घाटी। ठीक, तो आई आकार की घाटी, वी आकार की घाटी क्लियर, पहली स्थलाकृति क्लियर। अब दूसरी देखते हैं भैया और कौन सी बना रही है। अभी तो हमने देखा ऊर्ध्वाधर अपर्दन हो रहा था, अब दूसरी ये है कि जल गर्तिका का, यानी कि पॉट होल का निर्माण कैसे करती है। पॉट होल का निर्माण ऐसे होता है कि जो गड्ढे हैं, जैसे जैसे पॉट होल मतलब क्या है, नदी आ रही है, अब नदियां आगे बढ़ती हैं, बढ़ते हुए जो छोटे छोटे गड्ढे बनाती हैं उनको बोला जाता है पॉट होल। और जो वही गड्ढों का आकार अगर बड़ा हो जाता है, यानी कि हल्का सा किसी ऊंचाई से, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से गिरती है और अपर्दन करते हुए यदि होल वही बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़े उस गड्ढे को क्या कहा जाता है, अवनमन कुंड कहा जाता है, प्लंज पूल बोला जाता है। ठीक है, तो दो तरीके की स्थलाकृतियां दिखी, एक है भंवर टाइप का, देखते हो नदियों में भंवर देखे हो, तो नदियों का जो भंवर है ना वही है पॉट होल। ठीक, अब वही नदी का भंवर बड़ा हो जाए बहुत, तो वही भंवर बोल दिया जाता है अवनमन कुंड। बस किताबी भाषा समझ लेना, जो भूगोल की भाषा में शब्द कहा जाता है उस शब्द को याद कर लेना कि जल कर्तिका, यानी कि जो गर्त का निर्माण होता है, नदी के जल के द्वारा जो गर्त का निर्माण किया जाता है वही कहलाता है जल गर्तिका, पॉट होल बोलते हैं जिसको। और यही पॉट होल यानी यही जल गर्तिका बड़ा वृहद रूप ले ले अगर, है ना, जिसका साइज अगर बढ़ जाए तो वो कहलाता है अवनमन कुंड, प्लंज पूल। तो ये प्लंज पूल का निर्माण कहां पर होगा, जब नदी का थोड़ा वेग बढ़ेगा उस गड्ढे का आकार थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक, अब बोले शुरुआती दौर में क्या है, शुरुआती दौर में आपको भंवर टाइप का पॉट होल दिखाई देगा। तो दूसरी स्थलाकृति समझ में आई, दूसरी स्थलाकृति है जल गर्तिका, और जल गर्तिका के ही वृहद रूप को कहा जाता है अवनमन कुंड। उसका तुरंत फिगर आपने इस तरीके से बना दिया तो और क्लियर हो गया। तीसरा है भैया स्थलाकृति क्षिप्रिका, कैस्केड और जलप्रपात। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, इसे समझो। वाटरफॉल देखे हो, बोले हाँ, देखो वाटरफॉल जो होता है, वाटरफॉल फॉल तो सब देखे होंगे, अब छोटे छोटे वाटरफॉल जो होते हैं उनको बोला जाता है क्षिप्रिका। और छोटे छोटे क्षिप्रिकाओं का, यानी कि छोटे छोटे वाटरफॉलों का समूह बनकर के मीडियम रेंज का समझ लो वाटरफॉल अगर दिखाई दे तो कैस्केड बोलते हैं उसको। ठीक, तो जो जलप्रपात होता है, जलप्रपात में होता क्या है, जल जो है ऊपर से ऊंचाई से गिर रहा होता है, गिर रहा होता है कि नहीं गिर रहा है, नदी का जल ऊपर ऊंचाई से गिर रहा होता है, तो वही वाटरफॉल का निर्माण करते हैं। सुंदर सुंदर वाटरफॉल तो देख ही रखे होंगे। बोले यही सुंदर सुंदर वाटरफॉल जो छोटे छोटे वाटरफॉल होते हैं, जैसे नदियों में कहीं ऊंचाई बीच में बढ़ी हुई है, मान लो स्थल की जहां पर बह रही है उसकी ऊंचाई कहीं ज्यादा है, तो ऊंचाई पर जाकर नदी का जल फिर नीचे गिरेगा, तो ये लेकिन छोटा सा वाटरफॉल होगा, तो इस छोटे से वाटरफॉल को बोलते हैं क्षिप्रिका। क्या बोलते हैं, रेपिड्स, क्षिप्रिका बोलते हैं। फिर थोड़ा सा मीडियम, या फिर ये समझ लो रेपिड्स का, क्षिप्रिकाओं का जो समूह होता है उसको कैस्केड बोलते हैं। ठीक, तो ये कैस्केड आपको थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा कंपेरेटिवली,
और फिर भैया तीसरा आपको दिखाई देगा नदी का जल बहुत ऊंचाई से गिर रहा होगा। नदियों का जल जब पहाड़ों से या पर्वतों से बहुत ऊंचाई से गिर रहा होता है तो निर्माण होता है वाटरफॉल्स का, जिसको बोलते हैं जलप्रपात। तो ये जो स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं समझ में आई, तीसरी प्रमुख स्थलाकृति समझ में आई। तो ये भी अपरदित करते हुए ही चाहे आपका क्षिप्रिका का हो निर्माण, चाहे कैस्केड का हो, चाहे वाटरफॉल्स का हो, इनका निर्माण किया जाता है। क्लियर हुआ? तो नदी घाटी का तल भैया एक जैसा तो होगा नहीं। अब नदी घाटी जहां बह रही है तल असमान हो सकता है, बोले तल जहां थोड़ा ऊंचा है तो थोड़ा ऊपर पानी जाएगा फिर गिरेगा, गिरेगा बोले छोटा सा वाटरफॉल दिखाई दिया, वो क्षिप्रिका है। क्या बोलते हैं उसको? क्षिप्रिका। फिर थोड़ा आगे गए तो कई छोटे छोटे ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे मान लो बने हुए हैं, तो कई ग्रुप ऑफ क्षिप्रिका दिखाई दी, तो हो गया कैस्केड। क्या बोला जाता है? कैस्केड। फिर आगे गए, आगे जाकर के भैया एक गहराई से मतलब थोड़ा ज्यादा ढलान थी, ठीक, उस पर जाकर के नीचे जल गिरेगा तो वो कहलाएगा वाटरफॉल। तीसरा कौन सा है? लैंडफॉर्म, वाटरफॉल। तो तीनों लैंडफॉर्म क्लियर हुए। यहाँ पर कौन से थे? क्षिप्रिका, कैस्केड, वाटरफॉल। रैपिड्स, कैस्केड, वाटरफॉल, तीन प्रमुख यहाँ पर लैंडफॉर्म्स यहाँ से क्लियर हो गए, समझ भी लिए और उसका फिगर भी बन लिया। इसके बाद आते हैं रिवर मेंडरिंग। अब नदियां जो है विसर्पण करना शुरू कर देंगी। देखो यहाँ पर आते आते धीरे धीरे नदियों की स्पीड अब कम होने वाली है, और जैसे भैया कम होती है तो रेंगना शुरू कर देती है, ठीक। नदी पहले भागती चली आ रही थी स्पीड में, क्योंकि वेग ज्यादा था, ढलान उसको मिल रही थी, मस्त एकदम दौड़ती चली आ रही थी। लेकिन जैसे ढलान कम मिलनी शुरू होगी तो नदी क्या है, विसर्पित करना, मिंडरिंग करना शुरू कर देगी, ठीक है, रेंगना, सांप जैसा जो है रेंगना शुरू कर देगी। और जब सांप जैसा रेंगना शुरू करेगी तो यहाँ पर रिवर क्लिफ दिखाई देगा, स्लिप ऑफ स्लोप दिखाई देगा, ऑक्सबो लेक दिखाई देगी, क्योंकि अब ना इरोजन और निक्षेपण एक बराबर होने लगा है। अभी नदी ने निक्षेपण करना शुरू नहीं किया है। निक्षेपण मतलब होता है जमाव, ठीक, जो अवसाद लेकर आई है उसको जमा करना अभी नहीं शुरू किया है। शुरू तो कर दिया है लेकिन इसके साथ उतना ही अपर्दन भी अभी कर रहे हैं। अभी इतनी स्पीड जिंदा है, अभी नदी में इतनी ताकत जिंदा है रिवर मेंडरिंग के समय कि जितना हम अपर्दन कर रहे हैं उतना ही निक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो स्थलाकृतियां बनेंगी वो निक्षेपण के बाद बननी शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो हम जितना अपर्दन कर रहे हैं, जितना इरोजन तोड़ रहे हैं तुमको, उतना हम जमा कर रहे हैं। यहाँ रिवर मेंडरिंग में ये चीजें लागू होती हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि अपर्दन और निक्षेपण एक समान होता है, जिसके कारण अवसादों का स्थानांतरण भी होता रहता है यहाँ से, ठीक है। अब अवसाद जो है यहाँ से स्थानांतरित करने लगेंगी, और उस संदर्भ में इस मेंडरिंग प्रोसेस को समझते हैं। जैसे ये नदी आ रही है, ठीक। अब नदी का एक किनारा ये ऊपर वाला है, ये कहलाता है उत्तल किनारा, और नीचे जो किनारा है ये कहलाता है अवतल किनारा, ठीक। समझने की कोशिश करना, जो नीचे का अवतल किनारा है, यहाँ नदी का जल आ रहा है तो यहाँ तो तेजी से तोड़ेगा ना, लगेगा कि नहीं। ये जो अवतल किनारा है, इस अवतल किनारे पर तो जल का वेग तेजी से इसको तोड़ेगा, तो रोज 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 हर 24/7 यहाँ पर तोड़ने का काम करेगा इसको। तो एक दिन ऐसा आएगा ही जो इसको तोड़ देगा, है ना। तोड़ते तोड़ते क्या करेगा, अभी समझते हैं इसको यहाँ पर। और दूसरा भैया, इसके जल की लहरें क्या करेंगी, जो अवसाद लाएंगी। दूसरा जो ये उत्तल किनारा ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर जमा करना शुरू कर देंगी। ऐसे सेम यहाँ पर होगा, ये जो अवतल किनारा होगा इसको तोड़ना शुरू करेगा, और जो उत्तल किनारा होगा यहाँ पर लहरें, जो अवसाद होगा, ये जमा करना शुरू करेंगे, ठीक। अब इसको समझना, ये तीनों प्रोसेस अभी समझ में आ जाएंगे। रिवर क्लिफ, स्लिप ऑफ स्लोप और ऑक्सबो लेक, ये रिवर मेंडरिंग में कैसे इनका निर्माण होता है, इसको यही समझ रहे हैं हम। तो बोले जब ये तोड़ना शुरू करेंगी, यहाँ जमा करना शुरू करेंगी, अवसाद ऊपर जमा हो रहे हैं, नीचे तोड़ रहे हैं, तो एक दिन आएगा तो भैया ये वाला किनारा उत्तल वाला नजदीक होगा, और ये वाला जो है यहाँ पर जमा होता चला जाएगा, ठीक। जब जमा होता चला जाएगा तो ये नजदीक आते चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये दोनों किनारे इधर वाले मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे तो एक नदी बन जाएगी, ये मुख्य नदी ये हो जाएगी, और ये निक्षेप होते होते यहाँ भैया अवसाद जमा हो जाएगा, इस किनारे पर अवसाद जमा हो जाएगा, तो इस किनारे पर अवसाद दोनों किनारे पर जमा होकर ये अलग भाग टूट के अलग हो जाएगा, जो कहलाती है ऑक्सबो लेक, जिसे गोखुर लेक बोलते होगे, है ना। कश्मीर में देखे होगे जो गोखुर लेक है, तो गोखुर लेक का निर्माण कैसे होता है, देखो ये मेंडरिंग कर रही थी रिवर, ठीक, समझना अभी आसानी समझ में आ जाएगा इस फिगर को। बोले इस भाग पर जो जल आ रहा है इसको तोड़ेगा, ठीक, तोड़ते तोड़ते और इस भाग को तोड़ रहा है, तो ये दोनों भाग तो नजदीक आ जाएंगे, तो नदी जो है इन दोनों भाग के टूटने के चलते अब नदी ये भाग सीधा हो जाएगा एकदम, और ये भाग यहाँ निक्षेप हो रहा था, यहाँ निक्षेप हुआ, इधर साइड में निक्षेप हुआ उत्तर किनारे। तो बोले ये जो नदी का टूटा हुआ भाग है, ये गाय के खुर जैसा लगता है, इसलिए इसको गोखुर बोल देते हैं। और बोले ये जो गोखुर झील का निर्माण होता है, लेकिन इसमें भैया एक बात बताओ, सोर्स ऑफ वाटर तो खत्म हो जाएगा, नदी का जल तो ये इधर से जा रहा है, शुरू हो जाएगा, ये गोखुर झील जो है तो अलग हो जाएगी, तो गोखुर झील अलग होने के कारण एक समय तक इसमें जल रहेगा। अब जल नहीं रहेगा, जब जल खत्म होने लगेगा दलदल भूमि में परिवर्तित होने लगेगी, और यही जब जो लेक है, यही जो भूमि है, जब पानी खत्म हो जाएगा तो दलदल भूमि में परिवर्तित हो जाती है, जिसको मॉर्ट लेक बोला जाता है, ठीक। तो पहले जो है ऑक्सबो लेक रहती है तब तक, जिसमें जल रहता है, जैसे ही ये जल खत्म होने लगेगा, क्योंकि सोर्स तो है नहीं कोई, पानी यानी बरस जाए तो भर जाएगा, नहीं तो फिर सोर्स रहता नहीं है, तो दलदल भूमि में परिवर्तित होती है, जिसको ही मॉर्ट लेक बोला जाता है। क्लियर हुआ, ये स्थलाकृतियां क्लियर हुई। और दूसरी जो थी रिवर क्लिफ और स्लिप ऑफ स्लोप, क्या था भैया, देखो जिस किनारे पर जहां तोड़ रही थी, अवतल किनारा जो था, जहां नदियां तोड़ रही थी, यानी कि स्लिपरी था जो, तो वो आपका उत्तल किनारा कहलाता है, और जो रिवर क्लिफ था
वो अवतल किनारा कहलाता है। ठीक, समझो बात को। रिवर क्लिफ कौन सा है भैया? जो अवतल वाला किनारा था, जहां पर तोड़ रही थी नदियां। ठीक है। और जो ढलान कम थी, जहां निक्षेपण हो रहा था, तो वहां स्लोप होगा, वहां स्लिपरी होगी, है ना, कम होगा स्लोप, तो स्लिप ऑफ स्लोप बोला जाता है उत्तल किनारे को। तो यही जो रिवर मेंडरिंग था, रिवर मेंडरिंग हमने देखा एक किनारे पर जमा हो रहा था, निक्षेपण हो रहा था अवसादों का, और एक किनारे पर नदियां तोड़ रही थी अपने तेज वेग के चलते। तो जो तेज वेग के चलते जहां पर नदियां तोड़ती हैं, तो उस किनारे को ही बोला जाता है रिवर क्लिफ। और जो दूसरा किनारा जहां निक्षेपण होता है, उसको बोला जाता है स्लिप ऑफ स्लोप। और फिर जो टूट करके जो अलग होती है, कौन सी? गोखुर झील बनती है। उस ऑक्सबो लेक को ही आगे मॉर्ट लेक बोल देते हैं, जब वहां का जल खत्म हो जाता है। तो इतनी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है रिवर मेंडरिंग के दौरान, नदी विसर्पण के दौरान इन इन स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अपर्दन वाला हो गया, अब अपर्दन के साथ निक्षेपण दोनों चालू हो गया था। अब देखते हैं कि निक्षेपण के कारण ही, यानी कि जमाव के कारण, अवसादों के जमाव के कारण कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन रही हैं। नदी के द्वारा ही स्थलाकृतियां हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में हमने अपर्दन से स्थलाकृति समझ ली है, निक्षेपण से देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक तटबंध है। नेचुरल लीव्स का निर्माण कब होता है? समझो, नदी मैदानी क्षेत्र में आ चुकी है, अब मैदानी क्षेत्र में अपने किनारे किनारे दोनों तरफ तटबंध, अपने नेचुरल जो है लीव्स, अपने प्राकृतिक तटबंध जो है वो जमा कर देती है, ताकि उस नदी का जल जो है उस सीमा के अंदर ही रहे। तो ये तटबंध जो बना दिए जाते हैं ना, ये किनारे किनारे नदियों के द्वारा स्वतः ही अवसादों के द्वारा जमा करके बना दिए जाते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल लीव्स बोला जाता है। अब चूंकि नदियों का जल, मान लो कहीं पर भैया बहुत तेज फ्लो बढ़ गया, नदी में जल छोड़ दिया गया, ग्लेशियर पिघल गया, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, जब फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बढ़ने के कारण ही यह नदी का जल तटबंधों को तोड़ता हुआ, अपने नेचुरल लीव्स को, प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ता हुआ, जब आगे बाढ़ के मैदान में, यानी कि आसपास के मैदान में चला जाता है, तो निर्माण होता है बाढ़ के मैदानों का। ठीक, समझ में आ रहा है? तो क्लियर हो रहा होगा कि निक्षेपण जब करेगी अवसाद का, तो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करेगी, जिसके कारण नदियों का मार्ग सुनिश्चित होता है, और उसी मार्ग में बहती है नदी अपना जल लेकर। लेकिन खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाता है कि प्राकृतिक तटबंध टूटते हैं, और टूटने के बाद में नदी का जल जो है आसपास के मैदान में भागता है, और आसपास के मैदान में भागने के बाद निर्माण होता है बाढ़ के मैदान का। तो फ्लड प्लेन्स का निर्माण जो होता है, मान लो कभी डिफाइन करने के लिए आ गया, फ्लड प्लेन्स को ही, बाढ़ के मैदानों को ही डिफाइन करो, तो यहीं पर देखो, याजू स्ट्रीम, क्रीवैस स्पे और ऑक्सबो लेक, तीनों का निर्माण होता है। तीन प्रमुख फ्लड प्लेन्स के रूप में जाने जाते हैं। अब होता क्या है, इसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियां दिख रही हैं? याजू स्ट्रीम क्या है? ये जैसे नदी आपकी बह रही है, ठीक, समझो यहीं पर बना देते हैं। ये जैसे नदी बह रही है, ये तटबंध बनाते हुए बह रही है नदी, ठीक, ये नदी है, इसने तटबंध बना दिया। तो अब चूंकि भैया ये तटबंध बना हुआ था, तो बोले इसी के अंदर ही नदी बहेगी, है ना, इसी सीमा में बहेगी, इसके बाहर तो निकलेगी नहीं। अब दिख रहा है, हाँ ठीक है, देखो इस सीमा में ही बहेगी, ये भैया तटबंध जो बना दिया गया नदियों के द्वारा, इसके बाहर नहीं निकलती है। लेकिन बाई चांस अगर मान लो इस तटबंध को तोड़ते हुए नदियां बाहर चली गई, अब नदियां बाहर फ्लो करना शुरू कर देंगी, तो नदी का जल जो बाहर जाता है, वही कहलाता है क्रेवेस स्प्ले। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रेवेस स्प्ले कहलाता है। अब मान लो नदी तटबंध के अंदर ही बह रही थी, लेकिन इसके पास में भी एक नदी बह रही है, ठीक, ये बाढ़ के मैदान में इसके पैरेलल में भी एक नदी बहने लगती है। अब इसके पैरेलल में जो नदी बहती है, उसको बोला जाता है याजू स्ट्रीम। क्लियर? और ऑक्सबो लेक क्या है? ये तो पहले ही पता है कि नदियां भैया मेंडरिंग करते हुए जो गोखुर का निर्माण अलग से कर देती हैं निक्षेपण के बाद में, वही कहलाती है ऑक्सबो लेक। तो फ्लड प्लेन में या बाढ़ के मैदान में तीनों ही स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं। फिर नदियां जब अपने मुहाने पर पहुंचती हैं, बीच में ये खादर बांगर बनाते हुए, ये तो आगे देख लेंगे हम लोग, खादर बांगर बनाते हुए फिर ये जब अपने किनारे पर पहुंचती हैं, देखो ये जैसे समुद्र का तट हो गया, ठीक, इसको अलग से समझते हैं, ये जैसे समुद्र का तट हो गया, अब ये नदी आ चुकी है यहाँ पर, और लास्ट तक आते आते ये भैया तट है समुद्र का। ठीक, दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा? रुको, अच्छा इधर बनाते हैं साफ में। तो डेल्टा को भी समझ लो कि नदी के द्वारा जो अंतिम रूप से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, वो कहलाती है डेल्टा। अभी इसको बहुत अच्छे से आसानी समझ में आ जाएगा कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। पूरा ऊपर से उद्गम से लेकर के आखिरी मुहाने तक आ गए, अब भी नहीं समझ में आया तो बेकार है। देखो जैसे ये नदी है, बहते हुए आ गई, अब ये तट है समुद्र का, समुद्र का तट है, यहाँ पर स्पीड कम थी, ठीक, स्पीड कम हुई, तो बोले भैया अपने साथ जो अवसाद लेकर आएगी, वो धीरे धीरे निक्षेपित करना शुरू कर देगी। बोले यहाँ पर उसने जमा किए, ठीक, अवसाद लेकर आई नदी ने, यहाँ जमा किए। बोले यार तुमने हमारा रास्ता रोक दिया, रुको हम रास्ता बदलते हैं। तो उसने, एक धारा उसकी ये जा रही थी ऐसे, ठीक, समझना। तो बोले तुमने हमारा रास्ता रोक दिया, बोले इधर से हम ले गए, रास्ता ले लिया, चेंज कर लिया। तो बोले अब लो यहाँ जमा करना, बोले तुम रोकोगे फिर हम इधर से जाएंगे। बोले ठीक है, यहाँ से जाना शुरू किया। अब इधर साइड में जब भैया रास्ता रोका इसका, बोले हम इधर से जाएंगे। बोले ठीक है जाओ, यहाँ से तुम जा ही रहते पहले। बोले हाँ ठीक है। तो अब समझो किनारे जो संरचना दिखाई दे रही है, ठीक, यहाँ सब पूरा जमा होगा अवसाद बीच बीच में, और इधर उधर जल धाराएं, जल की धारा, नदी की धारा दिखाई दे रही होगी। तो आखिरी में समुद्र का जो जल है, पहले यहाँ पर भैया हुआ करता था तट, तो तट जो है आगे बढ़ गया, यहाँ आगे चला गया। तो तट का भी विस्तार होता है डेल्टा क्षेत्र में। और नदी की जो एक धारा के रूप में नदी आ रही थी, कैसे आपको दिखाई देगी लास्ट टाइम पे,
ऐसे डेल्टा ई, इसीलिए इसको डेल्टा बोला जाता है। ये डेल्टा भाग दिखाई देगा और किनारे फिर समुद्र में जाकर मिल रही होगी। और ये कब होता है? क्योंकि डेल्टा के बारे में भी पूछा जाता है कि डेल्टा प्रमुख रूप से तभी बन सकता है जब समुद्र के किनारे ढाल जो है वो कम होती है। जैसे डेल्टा और एस्चुरी आपको पता ही होगा ना कि डेल्टा कहाँ पर बनते हैं, जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सब डेल्टा का निर्माण करते हैं। लेकिन वही जब पश्चिमी घाट पर चले जाओगे, यहाँ नदियां डेल्टा क्यों नहीं बना पाती हैं? चाहे आपकी जितनी भी नदियां हो गई, नर्मदा, तापी, ये सब डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि यहाँ पर ढाल जो होता है ज्यादा नहीं मिल पाता है। एक तो यहाँ पर ढाल कम होता है, सीधे इसीलिए नदियां सीधे समुद्र में गिरती हैं। लेकिन यहाँ आते आते नदियां सीधे समुद्र में नहीं गिरती हैं। यहाँ कैसे डेल्टाओं का अवसाद जमा करती हैं, जमा करके विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और विभिन्न शाखाओं में बढ़ने के कारण उस डेल्टा का निर्माण जो करती हैं, तो उस डेल्टा का निर्माण ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहीं पर कर पाती हैं। ठीक है, या फिर उधर पूर्व तट की भी नदियां भी डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं उसका फैक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, डेल्टा पर भी स्पेसिफिक प्रश्न आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा रुककर इसको अच्छे से समझा दिया। अब आप लोगों को बताना है भैया, नदियों के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां थी, लैंडफॉर्म्स थी, वो मजेदार तरीके से समझ में आए कि नहीं आए? स्पीड में अगर रिवीजन करना चाहो तो करोगे क्या? तो बिल्कुल करेंगे भाई। देखो नदियों के द्वारा जो स्थलाकृति निर्माण है, देखो कितनी स्पीड में तैयार होगा अभी। नदियां अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण तीनों करती हैं। हाँ पता है हमें, उद्गम केंद्र से जब जाती हैं आखिरी मुहाने तक, तो अपर्दन भी करती हैं, परिवहन भी करती हैं, अपने साथ अवसाद लेकर मतलब जाती भी हैं, और निक्षेपण मतलब आगे तो हमने ये भी देख लिया, डेल्टा पर जाकर जमा करती हैं, बीजी जो भी जमा करती रहती हैं, और जमा करके ही बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन 3 शब्दों से देख लो भैया, पूरा समझ में आ गया, एकदम रिवाइज हो गया, एकदम दिमाग में घूम गया पूरा। फिर उसके बाद नदी के द्वारा अपर्दन कार्य जो किया जाता है, हमें पता है क्या पता है? बोले उद्गम क्षेत्र पर जो अपर्दन करती हैं, वहां से जो है लंबाई बढ़ती है। ठीक, उसके बाद में आगे पर्वतीय ढाल पर जो करती हैं, उससे चौड़ाई बढ़ती है घाटी की। फिर आगे जाकर के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो वहां से घाटी की चौड़ाई, सॉरी, वहां पर गहराई बढ़ती है घाटी की, जब ऊर्ध्वाधर अपरदन करती हैं ढाल पर, तेज वेग होता है नदी का। लेकिन जैसे ही आगे नदी नदी जो है मैदानी क्षेत्र में पहुंचना शुरू करती है, तो घाटी की चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्षैतिज अपरदन वहां से करना शुरू कर देती है। ठीक, अब इसमें स्थलाकृतियों में जैसे वी आकार की बहुत तेजी से स्पीड में नदी का जल आया और घाटी को गहरा किया, वी आकार और गहरी हुई, आई आकार की घाटी हो गई। फिर जल गर्तिका, यानी कि जो भंवर समझ लो, पॉट होल्स का निर्माण होता है, जो बड़े बड़े पॉट होल हो जाते हैं, अवनमन कुंड, प्लिंज पूल कहलाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में जो वाटरफॉल है, उसके नाम भी हैं छोटे छोटे वाटरफॉल, छिप्रिका, ग्रुप ऑफ छिप्रिका, बोलते बोले तो कैस्केड। और उसके बाद में जो बड़े, यानी कि जो हमें तेजी से ऊपर गिरता हुआ जल दिखाई देता है जहां से, उसको बोलते हैं जलप्रपात, वाटरफॉल। फिर भैया नदी अब आ चुकी है पर्वतीय क्षेत्र से ढाल से नीचे आना शुरू कर दी है, तो अब शुरू हो जाएगा रिवर में विंडरिंग, रिवर नदी रेंगना शुरू कर देगी। नदी रेंगने में आपका अपर्दन भी करती है, इरोजन भी करती है, और निक्षेपण भी करती है। अब बोले अपर्दन जब करेगी तो क्या होगा, निक्षेपण करेगी तब क्या होगा? देखो अपर्दन के चलते आपको रिवर क्लिफ, स्लिप ऑफ सोल, स्लोप दिखाई देगा, और जो निक्षेपण के कारण ही नदी की एक शाखा जो है अलग होकर के जल की एक लेक बनाती है, अक्सबो लेक कहलाती है, गोखुर झील जो है। ठीक, यही अक्सबो लेक आके जब पानी खत्म हो जाता है, चूंकि सोर्स खत्म पानी का, तो दलदल भूमि मॉड लेक में परिवर्तित हो जाती है, ये हुआ। फिर निक्षेपण शुरू हो जाता है यहाँ से, चूंकि तो नदियां निक्षेपित करके अपने अवसाद किनारे किनारे बाउंड्री बना लेती हैं, जिसको ही नेचुरल लीव्स कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। और इसके बाद नदी का जल अगर इस तटबंध को तोड़ता हुआ बाहर निकल आए, तो उसको बोला जाता है याजू स्ट्रीम या फिर क्रेसवे स्प्ले। और जो समानांतर में एक नदी का फ्लो होने लगता है मुख्य नदी के, उसको बोला जाता है याजू स्ट्रीम। और वहीं जो गोखुर झील का निर्माण होता है, यानी कि निक्षेपण के बाद एक अलग से लेक टाइप से संरचना बन जाए, तो गोखुर झील जो पीछे पड़ लिया, तो भी आपके बाढ़ के मैदान के क्षेत्र में दिखाई देती है। फिर लास्ट में मुहाने पर आकर के यही निक्षेपण के बाद में डेल्टा का निर्माण भी होता है। तो इतनी प्रमुख स्थलाकृतियां हैं जो नदियों के द्वारा लैंडमार्क्स बनाए जाते हैं। अब भैया इसको याद कर लेना, याद क्या कर लेना, तैयार कर लेना, कॉन्सेप्चुअली समझ में भी आ गया होगा। अगर आपने इस पर नोट्स बना रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे कमेंट में पिन कर दी जाएगी, वहां से जाना है, डाउनलोड कर लेना है, बढ़िया से उस पर एड ऑन कर लेना है। वैल्यू एड अगर करनी हो कुछ चीजें लेक्चर से वैल्यू एड करने को मिलती है, वहां से करो। अपने सोर्स के स्तर पर चीजें करने को मिले तो वहां से करो। कुल मिलाकर अपने मेंस का नोट्स इतना बेहतरीन तैयार कर लो कि भैया एग्जाम जब देने जाओ तो फिर इसी को खटाखट रिवीजन मारो, और अच्छे से फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा। अभी हम लोग लिखने की भी प्रैक्टिस इवोल्यूशन प्रोग्राम को लेकर आएंगे अच्छे से, उसको भी पेपर 1 जितना जितना धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, जब थोड़ा सा पार्ट बचेगा तो एटलीस्ट कंटेंट आ गया अपने पास। अब कंटेंट आ गया है तो फिर इसको हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा कंटेंट पर अभी काम कर रहे हैं हम लोग। कंटेंट पर जितना रिच हो जाओगे, जितना आपके पास, अब मान लो लिखना पहले दिन से शुरू कर दो, और लिखना शुरू कर दिया है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, तो सीखोगे क्या? एटलीस्ट पहले आपके पास लिखने के लिए कुछ आ तो जाए, कुछ आ जाए फिर लिखना शुरू करते हैं, इसलिए तुरंत नहीं शुरू किया गया। अब जैसे ज्योग्राफी हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा, तो कल्चर हो चुका है, सोसाइटी हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है। अब अगर जीएस 1 से आंसर राइटिंग प्लान शुरू करेंगे, प्रोग्राम अगर शुरू किया जाएगा, कोई भी एवोल्यूशन प्रोग्राम, तो उसके लिए आपको क्या है, आपका कंटेंट तो दे दिया गया ना यहाँ से। अब आपके पास कंटेंट हो गया है, सोर्स भी पता चल गया है, पढ़ भी लिए हो, आप समझ भी लिए हो, लिखने को आएगा तो कुछ तो लिख पाओगे, कतई खाली तो नहीं रहोगे, है ना? एक बार गलत लिखोगे फिर इवेल्यूट होकर आपको जो कॉपीज वगैरह मिलती रहेंगी, उसके बाद अपने सुधार करते रहना। ठीक है, चलो फिर लेक्चर को खत्म करते हैं यहीं पर। बताना भाई, फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। धन्यवाद।